सो थर्मोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर हो गया है ना। और मैंने होमवर्क दिया था लगभग 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन का होमवर्क दिया था, राइट? यही ना। क्या क्या पढ़ लिया था हमने? हीट ऑफ द मतलब लॉज ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन पढ़ लिया था, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ लिया था, एंड देन हीट ऑफ द रिएक्शन अच्छे से समझा था। हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, क्या? हाँ संघर्ष बताओ, अगर ऐसे लिखा है 3H2 plus N2 gives twice of ammonia and delta H मान लो लिख दिया है 92 किलो जूल, क्या मतलब है इसका बच्चे? ये क्या मतलब है, क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वैल्यू? हाँ अरे बोलो संघर्ष जल्दी। अच्छा इधर लास्ट बेंच क्या बता रहा है ये? अभी जो डेफिनेशन है उसी से आंसर आएगा, बोलो। इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन क्या एग्जैक्ट और थोड़ा प्रिसाइज? This is the heat of the reaction for formation of ammonia, बट थोड़ा अमाउंट तो इंक्लूड करो, रिएक्शन के बगल में लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक है, ये भी सही बात है, लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से बताओ जैसा लिखा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सारे मोल मतलब इनफाइनाइट मोल्स? क्या मोल्स? तो दिख रहा है ना रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में, बोल के बताओ ना। थ्री क्या? 3 मोल्स, हाँ थोड़ा बोलो ना। पूरा आपको इस अंदाज में बोलना पड़ेगा कि सर 2 मोल अमोनिया बना है ना, फ्रॉम 3 मोल H2 एंड 1 मोल N2, तब जाके वो एनर्जी रिलीज हुई है। ये बोलने में क्या शर्म है, मुझे नहीं समझ में आ रही है। अरे किसी क्वांटिटी के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, वो क्वांटिटी क्या है, जो कोफिशिएंट्स है वही मोल्स है, तो ये बताना पड़ेगा ना। यही तो डेफिनेशन अभी पूछा मैंने। अगर ये दिया हुआ है और अगर तुमसे पूछ देता कि हमें इसका हीट ऑफ द रिएक्शन बताओ, कल लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया था, व्हाट इज द हीट ऑफ दिस रिएक्शन, तब क्या बोलते? इसकी मीनिंग अगर पता रहेगा तब तो तुम दूसरी बात बता पाओगे कि 2 मोल के लिए इतना एनर्जी रिलीज हुआ था, तो यहाँ तो इस रिएक्शन में दिख रहा है 1 मोल अमोनिया बन रहा है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -46। अरे ऐसा नो, इसी में अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, बोलो कि बताओ 2 मोल अमोनिया जब डिकम्पोज होगा तब कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? तो ये रूल्स वगैरह पे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या मास, कितना मास? 34 ग्राम अमोनिया जब बनता है ना बच्चे, पता है ऐसा भी बोल सकते हो 6 ग्राम H2 28 ग्राम N2 जब रिएक्ट करता है ये दोनों जीरो हो जाता है और 34 ग्राम अमोनिया बनता है, ऐसे बोल सकते हैं कि whenever 34 ग्राम अमोनिया is formed this much energy will be released। अरे यस नो, 34 ग्राम अमोनिया जब बनेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगी? समझ में आ रहा है? बोलिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको थर्मोकेमिस्ट्री में याद रखनी पड़ेगी लॉज के हिसाब से। हीट ऑफ द रिएक्शन का भी डेफिनेशन पढ़ा दिया था। अच्छा कल जाते हुए मैंने बताया था कि बेस्ड ऑन डिफरेंट रिएक्शंस, है ना, यही था ना शायद क्लासिफिकेशन में, क्या था? बेस्ड ऑन डिफरेंट रिएक्शंस टाइप्स ऑफ हीट क्या है? टाइप्स ऑफ इंथैल्पी, ये था ना जी, है ना? या फिर इसको हटा ही देते हैं, मैं बोल रहा हूँ टाइप्स ऑफ इंथैल्पी, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? बेस्ड ऑन, यही लिखा था ना, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, यही था ना। एंड दूसरा क्या था? हाँ बेस्ड ऑन
टाइप ऑफ रिएक्शन, यहीं तक जाते हुए लिख के गए थे, याद है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें तो 20 डेफिनेशन थे, वो सब आपने होमवर्क किया भी है। ये वाले में दो ही टाइप होते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो एक टेबल बना के पहले एक्सो एंडो लिखेंगे, या सीक्वेंस पे पहले एक्सो एंडोथर्मिक लिखेंगे, वो वाला थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है? समझ गए? ठीक है, लिखिए। ये हटा दूं, लास्ट क्लास का रिवीजन था ये। सबसे पहले आप लिखोगे एक्सोथर्मिक, ठीक है? फिर एंडोथर्मिक अलग से, आप टेबल में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो डेफिनेशन क्या होगा? पहला पॉइंट है ना, ऑल दोज केमिकल फिजिकल चेंज और ऑल दोज रिएक्शंस which is carried out with the release of energy, नहीं, with the release of energy, all those chemical physical change or all those reactions which are accompanied by क्या? loss of energy, release of energy from system to surrounding। तुम चाहो टेबुलर फॉर्म में लिखना है लिखो, तो अलग अलग लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक्सोथर्मिक के सारे पॉइंट लिखो, फिर एंडोथर्मिक के सारे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? बैक टू बैक लिखना ज्यादा सही होता है, समझ गए ना? क्योंकि उसमें देखो मेरा एक चीज क्या होगा कि मैं इसके पॉइंट्स लिखाऊंगा, वो तुम खुद लिखोगे फिर, नहीं? तो क्या था एक्सोथर्मिक में? कोई भी केमिकल फिजिकल चेंज अगर हो रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी, नहीं, कोई भी केमिकल फिजिकल चेंज हो रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी। देखो दिखाने का तरीका क्या होगा, A2 प्लस B2, मान लो 2AB बनता है, रिप्रेजेंटेशन का कैसा तरीका होगा? देखो यहाँ पे डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव, या फिर इसी का दूसरा तरीका है A2 प्लस B2 gives 2AB प्लस हीट, समझे? इसको ऐसा भी लिख सकते हो, A2B2 माइनस हीट gives 2AB। These are the way of representation, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल देके बता देता हूं, मान लो मीथेन को बर्न किया CO2 वाटर में, ये बैलेंस भी है, 2 यहाँ पे आ जाएगा। मीथेन को जैसे ही बर्न किया CO2 वाटर में, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, ओके? ठीक है? इस केस में अगर डेल्टा H मान लो -500 लिखा हुआ है किलो जूल, तो मीनिंग तो क्लियर ही है कि 1 मोल मीथेन बर्न हुआ है 2 मोल O2 के प्रेजेंस में, 1 मोल CO2 2 मोल वाटर बना है, तब जाके वो एनर्जी रिलीज हुई है। इसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता था, CH4 प्लस 2O2 CO2 2 मोल वाटर प्लस 500, जो भी हीट रिलीज हो रहा है उसको प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट है ना? इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, मीथेन प्लस 2O2 माइनस 500 गिव्स क्या? समझ में आया? लिख के रखिए, ठीक है? इधर वाला पार्ट जब भी हम 500 लिखेंगे उसके सामने उसके केजी किलो जूल लिखेंगे। हम मोस्टली अगर पर मोल कर रहे हो तो एनर्जी किलो जूल में रिलीज होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना? ठीक है?
हाँ मतलब किलो जूल तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किलो जूल लगा सकते हो। एक मीनिंग भी समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, किस अंदाज में इस बात को समझना है। देखिए जो भी एग्जाम्पल लिखे उसको समझाता हूँ। सिस्टम में पहले क्या है, मीथेन एंड O2 है, समझ गए। मान लो ओपन सिस्टम है, ये एयर वाला पिस्टन है, ऐसे मान लेना, कुछ नहीं मेंशन होता है तो मानते हैं कि दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओपन कंडीशन में चल रहा है, कंबसन खुले में हो रहा है, ऐसा समझ गया। तो यहाँ पे हम पिस्टन दिखा रहे हैं लेकिन मान लो एयर वाला पिस्टन है, ऐसा ये दोनों यहाँ पे बर्न हो रहा है। पता है इसकी इनिशियल एनर्जी हो सकती है कि 1300 हो, 1 मोल मीथेन 16 ग्राम मीथेन, और ये 1 मोल लिया है और ये 2 मोल लिया है इनिशियली, और ये जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में तो उसी सिस्टम के अंदर अब क्या रहेगा, CO2 वाटर, ये 1 ये 2 रहेगा, बोलो। और इसकी एनर्जी जो अब है ना, इंथैल्पी हीट कंटेंट, इसकी हो जाएगी 800। जब भी ये दोनों आपस में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट में गया तो जो प्रोडक्ट बना उसकी हीट कंटेंट कम है, पहले हीट कंटेंट ज्यादा था, पहले हीट कंटेंट ज्यादा था, अभी हीट कंटेंट क्या है, कैसे ये हो तो गया लेकिन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट कहाँ गया, सराउंडिंग को, इसी को डेल एच बोलते हैं। प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट, देखो आ जाएगा -500, आया समझ में। मतलब जब भी ये केमिकल चेंज होगा ना तो रिएक्टेंट का जो इनिशियल हीट था 500 जो रिलीज हो रहा है उसको किस अंदाज में समझना है, जब भी ये चेंज होगा तो रिएक्टेंट का जो इनिशियल हीट था है ना, वो 500 से कम हो जाएगा, जितना भी इंथैल्पी दिया रहेगा ना हीट का, हीट ऑफ द रिएक्शन जो दिया रहेगा उतना इनिशियल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम कम हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से 500 कम हो जाएगी। दिस इज द एक्सोथर्मिक। मेरी बात आ रही समझ में। जब भी ये चेंज होगा, ये पता है हाईली एनर्जेटिक स्पीसीज है, ये फ्यूल है, ये फ्यूल नहीं है, ये फ्यूल है, तो उसके पास पहले एनर्जी ज्यादा थी, जब वो आपस में केमिकल चेंज किया तो कुछ बॉन्ड टूटे और कुछ बॉन्ड बने। अरे ये सुनो, ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट दैट नीड्स एनर्जी, शुरू में लिखा था कल, एंड बाय forming the new bonds in product which will release the energy. Bond formation always exothermic, bond breaking always without any exception. Yes or no? बॉन्ड बनाने हैं एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड तोड़ना है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, गुड टू गो। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या, जब बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने तो सराउंडिंग को ज्यादा एनर्जी मिला। इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ने में बहुत कम एनर्जी देना पड़ा with respect to the energy released when bonds in product formed, तभी तो एनर्जी रिलीज हुआ ना। इसके सारे बॉन्ड तोड़ने में हो सकता है हमें 500 देने पड़े इसके बॉन्ड्स को तोड़ने में, और जब नए बॉन्ड्स बने तो 1000 रिलीज हो गए, तो नेट फायदा 500 का हो गया, 500 का इन्वेस्टमेंट था, 1000 मिले, तो नेट फायदा हो गया ना 500 की। रिलीज मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि गेन, गेन बोल रहा हूँ, मतलब पैसे के टर्म्स में या जैसे भी समझना है तो समझ लो कि जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है सिस्टम की उतनी ही एनर्जी कम हो जा रही है। ये 500 सराउंडिंग को मिल रहा है, सिस्टम रिलीज कर रहा है। साइन कन्वेंशन आप समझते हो अच्छे से, है ना, बोलो। और पता है ये बात हमने जब पीरियोडिक पढ़ा रहे थे उस समय भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का डिफरेंस लिखाया था, एक बार टेबल देखना जाके। खैर अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, जब भी एक्सोथर्मिक होगा क्या लगता है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। इसकी एनर्जी देखो इनिशियली ज्यादा है, सुनो सुनो, इसकी हीट कंटेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट की हीट कंटेंट कम है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन reactant. For exothermic reaction stability product is more than reactant, है ना। अगर हीट कंटेंट का बात करें,
एनर्जी कंटेंट, प्रोडक्ट तो यहाँ दिख ही रहा रिएक्टेंट का ज्यादा है इनिशियली 1300 है, प्रोडक्ट का कम है। मोर एनर्जी कंटेंट लेसर द स्टेबिलिटी, ये पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो, है ना। मोर एनर्जी कंटेंट lesser the stability, more energy content lesser the stability। heat content किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट फ्यूल है, समझ गए ना। रिएक्टेंट एक तरह से ऐसे समझो कि सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोडक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, समझ गया क्या। अच्छा, इसमें देखो एक ग्राफ आ जाएगा। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डायग्राम बोलूं, तो अभी तुमने देखा एनर्जी किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट किसकी ज्यादा है एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी, एनर्जी किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट की। और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, तो ऐसा ग्राफ है ना। रिएक्टेंट की हीट कंटेंट क्या है, ज्यादा है। प्रोडक्ट की हीट कंटेंट, ये देखो ना 1300 था, ये 800 ही है। और ये डिफरेंस जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वो मिल जाएगा एंथैल्पी। अगर हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना। गुड टू गो। ये ग्राफ समझा। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट यहाँ पे ऐसा था ना, A2B2 था, ये मीथेन O2 था, और प्रोडक्ट में क्या था, AB 2AB, वो तो बैलेंसिंग के लिए आया था, लेकिन प्रोडक्ट इज, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये 12th में काइनेटिक्स में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन हो डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं जाते। डायरेक्टली रिएक्टेंट देखते देखते प्रोडक्ट में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप रिएक्टेंट को डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते। मतलब तुमको ऐसा लग रहा होगा ग्राफ ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, पॉसिबल नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले रिएक्टेंट के जो बॉन्ड टूटेंगे ना, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तभी तो नए बॉन्ड्स बनेंगे ना। तो जब रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, गौर करना है यहाँ पे क्या बना रहा हूं, देखो ए ए बी बी, होता क्या है, इसके आपस के बॉन्ड टूटते हैं, ए बॉन्ड टूटते हैं, बी बॉन्ड भी टूटता है, और दोनों पास आके फिर इस तरह से जुड़ना शुरू होता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं। वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन बिना टीएस का नहीं होता। रिएक्टेंट पहले टीएस बनाएगा, फिर प्रोडक्ट में, और टीएस एक ऐसा स्टेट है, टीएस एक ऐसा स्टेट है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा एनर्जेटिक है। मेरे पास में बहुत तकलीफ वाला स्टेट है, कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है लाइफ में, ऐसा होता है। तो समझ रहा है क्या। ट्रांजिशन स्टेट में ऑलवेज मोर एनर्जेटिक देन ईदर ऑफ द रिएक्टेंट एंड, तो उसकी एनर्जी दिखाने के लिए हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा ना, नीचे नहीं आना पड़ेगा। मेरी बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूँ। वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन, ट्वेल्थ में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन बिना टीएस के थ्रू नहीं होता है। एंड व्हाट इज टीएस, ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं हाईली एनर्जेटिक इंटरमीडिएट स्टेट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का अवस्था है वो हाईली एनर्जेटिक इंटरमीडिएट स्टेट, दैट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। इस पे थोड़ा बहुत बात हम लोग ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी 1 में भी करेंगे क्लास में। अभी फॉर द टाइम बिंग एक पहाड़ तो बनाना ही है, माउंटेन, चलेगा, बोलो क्या जी। हाँ प्रोसेस होता है ना, ऐसे ही डायरेक्ट, समझ रहा है, बोलो।
यस, समझ रहे प्रोसेस? हाँ, बहुत सारे स्टेप्स होंगे। एक्सोथर्मिक समझ में आ गया? इसमें नोट में चाहो तो तुम ये जरूर लिख लेना कि नो रिएक्टेंट इन दिस वर्ल्ड कैन डायरेक्टली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ऑल रिएक्टेंट हैज टू फॉर्म इंटरमीडिएट स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना, नोट में कहीं पे लिख सकते हो। नो रिएक्टेंट इन दिस वर्ल्ड कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, no reactant in this world can be directly converted to product, reactant has to form intermediate state activated complex or transition state, has to form intermediate states activated complex transition state, है ना? ठीक है, इसमें ऐसे लिख सकते हो, दिस transition state is more energetic than either of the reactant, this transition state is more energetic than either of the reactant। 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे इसके बारे में, अभी थोड़ा सा समझ के निकल लेते हैं बस। देखो क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट के पास पहले से एनर्जी है, लेकिन इसकी एनर्जी कितनी होगी, ट्रांजिशन स्टेट की ज्यादा होगी ना, हो सकता है 1500 हो, ज्यादा होगी। अरे ये सुनो, तो ये जो मिनिमम एक्स्ट्रा देना पड़ा ना, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, minimum extra energy given to the reactant so that it can form transition state is called activation energy। minimum extra energy given to the reactant so that it can form, minimum extra energy given to the reactant so that it can form क्या, so that it can form TS, है ना। इसका एक बड़ा बेहतर एग्जांपल आपको दे सकता हूं, है ना। जैसे होता है ना कि आप एलपीजी ऑन किए, किचन में O2 है, अंदर से एलपीजी से गैस निकला, इथेन प्रोपेन, क्या बर्निंग शुरू हो जाती है? आपको क्या करना पड़ता है, लाइटर वगैरह यूज करनी पड़ती है, तब होता है ना। अरे सुनो, उन दोनों मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी थी ही नहीं कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे जा सके। तुमने लाइटर से, चिंगारी से फ्लैश थोड़ा दिया, उसके बाद उसको एनर्जी उतनी मिली, 2-4 मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल गया, गौर करना, 2-4 मॉलिक्यूल को थोड़ा एनर्जी एक्स्ट्रा मिला, तुमने एक्टिवेट किया। हर दिन कार स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, स्कूटी स्टार्ट करते हैं, वही है, वो एक्टिवेशन देते हैं। पेट्रोल गया, O2 गया, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। 2-4 मॉलिक्यूल को भी अगर यहाँ पहुंचा दिए तो प्रोडक्ट में जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी, बार बार चाबी लगाने की फिर जरूरत नहीं है। जो एनर्जी रिलीज हुई उससे रिमेनिंग जो और मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के, उसको एनर्जी मिलती रहेगी। अरे समझ में आ रहा है? एक बार इग्नाइट कर दिए तो बार बार आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है। 2-4 मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट में गया तो एनर्जी तो रिलीज हो गई, अब वही एनर्जी यूज होगी रिएक्टेंट को फर्दर एक्टिवेशन देने के लिए। आ रहा है समझ में? अच्छा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में एक चीज ऐसे भी बोल सकते हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज समथिंग in which bonds of reactant is not completely broken down and the bonds of product not completely formed। ठीक से बॉन्ड टूटा भी नहीं है, ठीक से बॉन्ड बना भी नहीं। समझ रहे हो? बोलो, क्लियर है? तो ये ग्राफ सबको समझ में है? ग्राफ याद रखिए, पूछा जाता है थोड़ा बहुत, एक्टिवेशन एनर्जी याद रखिए, 12th में बहुत हेल्प होगा। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स बता सकते हो?
एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेरी गुड, कंबसन, न्यूट्रलाइजेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, वेरी गुड। लिख लो फटाफट एग्जाम्पल्स लिखो। टीएस का डेफिनेशन लिखना होगा तो लिख लेना। मैंने क्या बोला था, टीएस क्या है? जिसमें रिएक्टेंट्स के बॉन्ड अच्छे से बने नहीं और प्रोडक्ट के बॉन्ड अच्छे से टूटे नहीं रिएक्टेंट के बॉन्ड, एंड प्रोडक्ट के बॉन्ड अच्छे से बने नहीं, वो डेफिनेशन है। उसके बाद एग्जांपल्स आप चाहो तो लिखो, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, और फटाफट बोलते चलो। हाँ, हाइड्रोजनेशन, वेरी गुड। कंबशन, ऑल कंबशन एक्सोथर्मिक, और न्यूट्रलाइजेशन, ऑल प्रेसिपिटेशन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब ये वाला पार्ट बच्चे, अल्कीन से अल्कीन बनाना। तुमने डेफिनेशन लिखा भी था ना, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाँ, और वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल फॉर्मेशन रिएक्शंस, all formation reactions are exothermic except लिख लेना, यहाँ पे 3-4 रिएक्शंस हैं जो एक्सोथर्मिक नहीं है। लिखा हुआ है मॉड्यूल में क्या, एक्सेप्ट करके 4? कहाँ लिखा तुमने फिर? हाँ, मॉड्यूल में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नहीं लिखा था क्या? N2O2 का रिएक्शन करके अमोनिया ऑक्साइड बनाना है ना। लिख के रखो। ऑल क्या लिख दिया? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, आप पेज नंबर 94 निकालो, उसको देख के लिख दो। चलो पेज नंबर 94 निकालिए, मॉड्यूल का पेज नंबर 94 है ना, नहीं 95, पेज नंबर 95 मॉड्यूल का, जल्दी क्विक। ऑल फॉर्मेशंस आर एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट क्या है ना, 4 है यहाँ पे, इसको रटना है बच्चे, है ना। C प्लस S2, CH2, इसका डेल्टा H पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल में आएगा। लेकिन ऐसा इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि जहां भी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक है, उसको फॉर्मेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन का मतलब क्या है? ऑल फॉर्मेशन रिएक्शंस। पहले ये तो समझो, फॉर्मेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्टेंट एक से ज्यादा होगा, प्रोडक्ट एक हो, लाइक दैट। तो ये फॉर्मेशन तो है, बट ये एक्सोथर्मिक नहीं है। और क्या, N प्लस O2 क्या बन रहा है, NO2 है ना, ऐसे ही बन रहा है ना, ये भी पॉजिटिव है। थर्ड N2 प्लस Cl2, NCl3, ये भी क्या है, ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। O2F2, OF2 या O2F2, राइट। ये सारे फॉर्मेशन हैं। इसके अलावा जितने भी फॉर्मेशंस होंगे, जितने भी, जैसे मान लो N2 प्लस H2 अमोनिया, इसका डेल्टा H क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ये 4 अलग से रट लेना है। इन शॉर्ट याद रखना कि अगर डेल NG लेस देन 0 है तो डेल्टा H भी लेस देन 0 आने के चांसेस मैक्सिमम। जो सिखाया, डेल NG अगर लेस देन 0 है, डेल NG समझते हो ना, हमने 2 फॉर्मूले में सीखे, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सीखा, और डेल H इक्वल टू डेल E प्लस डेल NCRT उधर भी सीखा, तो वही वाले डेल NG का बात कर रहे हैं। अगर डेल NG नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे ही, ऐसे समझो। इन सब का डेल NG पॉजिटिव नेगेटिव है, फिर भी एक्सोथर्मिक नहीं, इसलिए ऐसा लिखा दिया। बोलो, बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। क्या होता है जब हम लोग इनहेल करते हैं तो क्या होता है? हाँ, अरे जो स्टार्च वगैरह होता है, बर्न होता है ना बॉडी के अंदर,
हाँ, एटीपी रिलीज होती है, हाँ पढ़ा है कि नहीं? तो एनर्जी मिलती है तभी तो हम सरवाइव कर रहे हैं। तो इनहेल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक। और कोई एग्जांपल? जल्दी जल्दी बोलो। एनी मोर एग्जांपल? नहीं नहीं। देखिए जो फेज चेंज है ना, उल्टा कर दो, गैस से लिक्विड बना लो, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि आपको पता है ना लिक्विड से वेपर में हीट चाहिए, और यस, हाँ। लिक्विड से वेपर में हीट चाहिए। हीट चाहिए, यस नो? तो वेपर से अगर लिक्विड बनेगा तो नेगेटिव नहीं आएगा, उल्टा कर देते हैं, है ना? लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो भी क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हीट चाहिए, नहीं चाहिए क्या? आयरन को मेल्ट करना हीट नहीं चाहिए क्या? ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होता है, बाहर से बहुत हीट देते हैं तब वो मेल्ट होता है। उल्टा सोचो, आयरन, मोल्टेन आयरन फ्रीज सॉलिड बन रहा है तब, मोल्टेन आयरन, है ना? Fe सॉलिड, Fe लिक्विड से Fe सॉलिड बन रहा है तब, समझ गए? अरे ऐसा नो, उल्टा ऐसे चलता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या डायरेक्टली सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन, ये सारे कैसे हैं? एंडोथर्मिक है। तो उसका रिवर्स क्या होगा? एक्सोथर्मिक। लिख ले। ओके, नाउ मैं एंडोथर्मिक के पॉइंट्स में आता हूँ, आगे बढ़े। आपको कोई भी रिएक्शन को देखकर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताना आना चाहिए, समझे? क्लियर है? समझ गए? नाउ एंडोथर्मिक में हम क्या क्या लिखने वाले हैं, देखो। एंडोथर्मिक, तो पहला तो बोलेंगे क्या? all those chemical physical change or all those reactions which are accompanied by absorption of heat। क्या चेंज तो होगा, केमिकल फिजिकल चेंज तो होगा, बट सराउंडिंग से सिस्टम एनर्जी लेगा तब सिस्टम की कंटेंट बदलेगी, समझ में आए? all those chemical physical changes or all those reactions which are accompanied by absorption of heat, absorption of heat एनर्जी। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा? हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा? है ना? हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको दिखाने का तरीका क्या हो जाएगा? A2 B2 gives 2AB, डेल H हम पॉजिटिव लिखेंगे, और क्या दूसरा तरीका होगा? A2 B2 2AB माइनस हीट, तीसरा A2 B2 हीट लिया प्लस हीट, तब जाके 2AB बना। These are the way of representation of endothermic reactions। ठीक है? हाँ, वहां भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, फॉर्मेशन लिख दिया मैंने ऐसे, इन जनरल एक दो फॉर्मेशन तो होता ही है ना, तुम सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक रैंडम रिएक्शन ले लिया। ज्यादा अच्छा एग्जांपल ऐसा लेना होता कि जैसे मान लो 2AB है और ये A2 B2 में जा रहा है और डेल्टा H क्या होना चाहिए? ऐसा ज्यादा अच्छा ये होना चाहिए। बिल्कुल थिंकिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ कुछ फॉर्मेशंस भी तो हो जाते हैं ना, चार एंडोथर्मिक होते हैं ना चार, अभी तो पढ़ा ना हमने। ये क्या बोल रही है कि सर जनरली कुछ जुड़ के बनता है तो उसको फॉर्मेशन बोलते हैं, और फॉर्मेशन तो एक्सोथर्मिक होता है। सही बोल रही है, ठीक है ना? लेकिन हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं? देखो ये सारे रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखते हैं, जब तुम केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करोगे वहां भी मायने रखते हैं।
कि रिएक्शन को देख के अगर गलती से तुमने वहां एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कर दिया तो फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं बता पाओगे। एलसीपी प्रिंसिपल है ना, ली चेटेल प्रिंसिपल, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वहां पढ़ाया गया होगा। अगर आपने रिएक्शन को गलत रीड कर लिया, पता ही नहीं चला एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, तो डेफिनेटली गलत होगा वो सवाल। बहुत बार तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि एक्सोथर्मिक है, बहुत बार इस तरह से दिया रहता है ऐसा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा माइनस हीट है, तो इसको देख के समझना पड़ेगा कि वो एंडोथर्मिक है। बहुत बार ऐसे भी दिया रहेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, रिएक्टेंट के साइड में हीट है, तो उसको देख के समझना पड़ेगा कि एंडोथर्मिक है। गलत रीड नहीं कर सकते। मैं बताऊं, अगर ऐसे दिया हुआ है तब तो आसान होता है हमारे लिए कि दिख रहा है हीट ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक बोल ही देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे लिख देते हैं तो हमें दिक्कत आ जाती है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को सही से समझना पड़ेगा। गुड टू गो? बोलो। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं, देखो मान लो यहाँ पे तुमने कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड रख दिया ओपन सिस्टम में, ठीक है, इसको जब तक हीट नहीं करेंगे ये डिसोसिएट नहीं होगा, समझे? थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, अगर हाई टेम्परेचर किया तो कैल्शियम ऑक्साइड NCO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। अगर एनी हाउ पूरे सिस्टम को क्लोज रखा है तो इसकी हीट कंटेंट अगर मान लो मैं बोलूं 400 है, तो इसकी हीट कंटेंट क्या होगी सोचो। बाहर से हीट लिया ना, अलग से हीट ले भी रहा है ना क्यू, तो इसकी हीट कंटेंट, ये तो H1 है, इसको H2 बोल दो, 800 बोल दो। हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट देखो कम है, प्रोडक्ट की हीट कंटेंट, क्योंकि रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में नहीं जा रहा है, बाहर से हीट ले रहा है तब वो प्रोडक्ट में जा रहा है। रिएक्शन हो तो प्रोडक्ट के पास हीट क्या होगा, ज्यादा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो हीट लिया वो तो प्रोडक्ट के साथ ही है ना, बाहर तो गया नहीं। सराउंडिंग से कुछ हीट लिया, कितना 400 था, 400 सराउंडिंग से ले लिया, जब नहीं उतना ही लेगा जितना था, जस्ट उस तरह का डेटा ले लिया हूं मैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, डेल्टा H इसका 400 दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लो 900 लिखते तो ये 500 दिखाना पड़ता है, क्योंकि पहले 400 है बाद में 900 है, तो बाहर से कितना लिया है ना, पहले 400 है बाद में 1000 है, तो बाहर से कितना लिया, समझ गए ना? तो वो अच्छा, इसी को दिखाने का तरीका क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस -400 ये वाला आ गया और तुम नहीं समझ पाए एंडोथर्मिक है तो गलती है फिर, जो एंथैल्पी लिखा रहता है। या फिर इसका एक और बेस्ट तरीका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस 400, देख रहे हो ना, जो है उसके पास एनर्जी और 400 लिया, कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको चलो 1000 लिख देता हूँ, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। अब ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 400 पहले से थे, 600 लिए, 1000 हो गए उसके पास। रेसन हो, इसीलिए हमने डेल एच कितना लिखा है, क्योंकि 600 लिए उसने। या फिर दूसरा क्या, इसकी एनर्जी कितनी है 400, इन दोनों की एनर्जी 1000 है, तो -600 करेंगे तभी तो बराबर होगी ना एनर्जी। इसकी एनर्जी है 400, इन दोनों की एनर्जी कितनी है 1000, इसीलिए हमने क्या किया -600 किया। या फिर इसकी एनर्जी है 400, उसको और 600 दे दिया, तब क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, और इसकी तो 1000 है ही आप जानते हो, तो 400 600 और उधर 1000। these are the way of representation of endothermic processes। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। देखिए मुझे ये बताओ कि स्टेबिलिटी क्या लगता है फॉर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट की हीट कंटेंट कम है, प्रोडक्ट की हीट कंटेंट ज्यादा है ना।
हीट कंटेंट अगर लिखना हो तो प्रोडक्ट का ज्यादा प्रोडक्ट की ज्यादा, जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है वो लेस स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर भी वो ग्राफ बना सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। बताइए क्या होना चाहिए, किसकी एनर्जी ज्यादा है बताओ। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की कम है, राइट। ऐसे चलेगा ना। यहाँ भी एक तो मैक्सिमा दिखाना ही पड़ेगा, अभी एक्सप्लेन जो किया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, राइट। अगेन इन दोनों का डिफरेंस देखो, इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला अभी भी वही होगा, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ, ध्यान रखना ये मैंने 400 लिया था और ये 1000 लिए थे, तो 400 माइनस, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी 1000 है, 1000 माइनस 400। अब देखो ना दोनों जगह पे, चाहे एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट ही किया है, ऐसा नहीं कि चीजें बदल दी, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी ही करा है। देखो समझ में आए ग्राफ, टीएस क्या है ये समझ में आए। यहाँ देखो एक्टिवेशन एनर्जी ये देना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके रिएक्टेंट टीएस बनाएगा, एंड टीएस बना तो प्रोडक्ट में जा सकता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ा, कौन सा समझ गए, तुम देख के लिखो थोड़ा सही से, ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से टीएस की एनर्जी जो है, रिएक्टेंट को मिनिमम कितना दिया, रिएक्टेंट के पास पहले से था कुछ अमाउंट, उसको मिनिमम कितना दे, 600 नहीं, 600 तो प्रोडक्ट की एनर्जी है, मतलब 1000। जो टीएस है ना, रिएक्टेंट से टीएस की एनर्जी को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, समझ गए क्या। सामने बैठ के गलत लिख रहे थे, कोई भी गलत लिख रही, देना पड़ेगा ना बच्चे। 600 तो देखो, रिएक्टेंट को 600 दिया ऐसा नहीं है, तब प्रोडक्ट 600 एब्जॉर्ब किया, अब प्रोडक्ट बनाया, लेकिन टीएस वगैरह में तो ज्यादा एनर्जी लेके वो वहां तक गया होगा। ओवरऑल नेट फायदा 600 का एब्जॉर्प्शन हुआ है नेट, लेकिन टीएस थोड़ा रिएक्टेंट से भी, प्रोडक्ट से भी ज्यादा एनर्जी लगते हैं टीएस बनाने। ये वाला पार्ट नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी, कैसे समझाऊं यार। रिएक्टेंट को कितना मिनिमम एक्स्ट्रा दिया ताकि वो टीएस बना दे, सब लोग गलत लिख रहे हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट सो दैट इट कैन फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट से टीएस के गैप को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। दोनों का गैप नहीं, इन दोनों का गैप नहीं, इन दोनों का गैप क्या कहलाता है, डेल्टा एच। इन दोनों का गैप क्या कहलाता है ना। अगर तुमसे पूछा जाता प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, तब तुम ये बोल देते कि प्रोडक्ट को कितना मिनिमम एनर्जी दे ताकि टीएस पे पहुंच जाए। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट का भी होता है, और अगर वो रिवर्सिबल है तो, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम पढ़ रहे हो आजकल, रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का बात करते हैं। गुड टू गो, बोलिए। चलो एग्जाम्पल लिखना शुरू करो एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल्स, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, है ना, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन और फ्यूजन। फ्यूजन भी सॉलिड से लिक्विड, डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन, आयोनाइजेशन, है ना, डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन, आयोनाइजेशन, वेपराइजेशन, फ्यूजन, सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब समझते, आयंस बनना, जैसे कोई वीक एसिड है और वो H प्लस और A माइनस बना रहा है, तो ये फॉरवर्ड तभी जाएगा जब एनर्जी दोगे, आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन अभी कैल्शियम कार्बोनेट का बात किया था, दैट इज डिकम्पोजिशन बेसिकली।
और क्या? फ्यूजन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, और क्या? फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड, है ना? लीफ पे क्या होता है? लीफ पे ट्रांसपिरेशन। वाटर और CO2 आ जाता है, सनलाइट आता है, तब जाके वो स्टार्च में चेंज होता है। अरे ऐसा नो, हाँ वही इवेपोरेशन जैसा ही है ना वो। इसमें डिसोसिएशन में ब्रैकेट में मोस्टली लिखा है, तो मतलब ऐसे कोई डिसोसिएशन है जो एग्जिट है? हो सकता है, मतलब 100% आयोनाइज जैसे होगा ना, हाइड्रेशन पूरा। देखते हैं, उस पर बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द डिसोसिएशंस आर, है ना? आप इसमें वो 4 एग्जांपल फिर से लिख दो, है ना? अच्छा, डेल एन जी अगर पॉजिटिव है ना तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा, इसके चांस बहुत ज्यादा है। डेल एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा, इसके चांस बहुत ज्यादा है। और 4 और रिएक्शन लिख दो जो है तो फॉर्मेशन बट एक्सोथर्मिक है। अभी लिखा था ना 4, नहीं? N2 plus Cl2 NCl3, O2 plus F2, O2 F2 OF2, है ना? और क्या था एक? N2 plus O2 ऑक्साइड्स, नहीं? ये सारे कैसे हैं? है तो फॉर्मेशन, बट फॉर्मेशन सारे क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन इसको मैंने एंडोथर्मिक बोल दिया। यहां तक समझ रहे हो? सो इन रिएक्शंस में ऐसा क्या होता है कि एंडोथर्मिक है? एनर्जी ज्यादा चाहिए बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, है ना? विथ रिस्पेक्ट टू न्यू बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ठीक है, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं फिलहाल के लिए, धीरे धीरे तो वो अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब बात करता हूं मैं, लिखो। अभी क्या है? टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन, वो था ना सेकंड कैटेगरी। उसमें जाने से पहले मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्शन। ध्यान रखना, एक टॉपिक इसके बाद आएगा। मैंने क्या बोला था? इंथैल्पी, टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का 2 कैटेगरी बनाया था ना, बेस्ड ऑन हीट एब्जॉर्ब रिलीज, वो करा दिया अच्छे से। एंड दूसरा क्या था? बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, जो 20 डेफिनेशन तुमने लिख के भी लाए। लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूं, कोई भी रिएक्शन में कितनी हीट रिलीज होगी, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एनी आइडिया? फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्शन, एनी आइडिया क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जी? वेरी गुड। 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल, क्या अलग एनर्जी रहेगा, सेम रहेगा? अलग रहेगा ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर भी है, लेकिन सबसे पहला फैक्टर हम लोग लिख देते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। लिख दो सबसे पहला, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्टेंट, heat of the reaction, factors affecting heat of the reaction। बॉन्ड एनर्जी, हाँ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, और कुछ बताओ। फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। एनी आइडिया जी, और कुछ बोल सकते हैं? देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं धीरे धीरे इसको क्लियर करता हूं क्या क्या फैक्टर्स हैं। हाँ, थैंक यू। 1-2 फैक्टर्स नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला तो आपने क्या लिखा? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो मीथेन अगर है और इसको बर्न किया, अगर 1 मोल लिया है ना, क्या बन जाएगा? CO2 एंड वाटर।
इसका डेल्टा एच मान लो -400 किलो जूल है पर मोल। तो आपको नहीं लगता कि इसका 2 मोल होगा तो ज्यादा होगा? बोलो, अगर 2 मोल लिए होते तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते ना, इसको 4 करते, क्या ट्वाइस ऑफ CO2। तो इस केस में डेल्टा एच कितना हो जाता? तो दैट्स द वे फैक्टर अफेक्टिंग हीट। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जी। ये इस लाइक कि 1 लीटर पेट्रोल 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो 5 लीटर से कितने जाएंगे? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा, तो प्रोडक्ट जब बनेंगे, सारे रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज भी होगी। यस और नो? मोर रिएक्टेंट, मोर एनर्जी रिलीज्ड व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तुम लोग इस बात को अगर समझ रहे हो, डेली लाइफ में अप्लाई कर लो तो लाइफ सुधर जाएगी। ज्यादा पढ़ाई ज्यादा मार्क्स। क्या ज्यादा खाओगे मोटे हो जाओगे? हाँ, समझ रहा है? नहीं, खाने में कमी मत करो, लेकिन पढ़ने में भी कमी मत करो। लेजीनेस में कोई, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं, लेजीनेस रखना ही नहीं है। ज्यादा खाया ठीक है, ज्यादा मेहनत कर ले, ज्यादा एक्सरसाइज कर ले, ज्यादा पढ़ ले, एनी हाउ स्टोर नहीं रहने देना है। और तू लोग इस बात में गलतफहमी में रहना भी नहीं, एनर्जी स्टोर भी नहीं होगी, है ना? नहीं पढ़ोगे कहीं और एनर्जी जाना ही जाना है। ये बात समझ में आ गई सबको? मोर रिएक्टेंट जरूरी नहीं है रिलीज, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। अगर एंडोथर्मिक है तो ज्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ले जाना, और एंडोथर्मिक है तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगा। यस नो? ठीक है, यहां तक समझ गए? दूसरा फैक्टर लिखो जल्दी से, फेज ऑफ रिएक्टेंट, फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट भी होता है। दो बातें इसमें देखो बताता हूं, फेज कैसे। जैसे मान लो H2 गैस लिया, हाफ O2 भी गैस ही लिया, दोनों गैस लिया, और H2O गैस बना दिया, और यहां भी सेम है देखो, लेकिन प्रोडक्ट जो बना रहे हो वो लिक्विड स्टेट में बना रहे हो। क्या लगता है डेल्टा एस दोनों जगह पे सेम होगा? बोलो, दोनों जगह पे सेम होगा डेल एच? क्या श्योर है? अलग होगा? क्या अंतर होगा? H1 थोड़ा ज्यादा रहेगा और H2 कम रहेगा क्योंकि वो लिक्विड में हो रहा है कंडेंसेशन। फेज, अगर प्रोडक्ट अलग फेज में बन रहा है तो फर्स्ट वाले केस में जो एनर्जी है ना वो है -242 किलो जूल, एंड दिस इज -285। 285 ही रहने देते हैं, चलो काफी है ना? तो देखो क्या चीजें बदल गई यहाँ पे। अगर अलग अलग स्टेट में बन रहा है तो ज्यादा एनर्जी या कम एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी तो होगा ही ना। समझ गए? देखो रिएक्टेंट का फेज नहीं बदला, मैंने प्रोडक्ट का फेज बदला है। यस नो? अब ये डेटा देके कभी कभी तुमसे ही पूछ देगा H2O लिक्विड से H2O वेपर बनाने हैं तो कितना एनर्जी चाहिए। कैसे कर सकते हैं इसको? ये डेटा देके ये पूछेगा, क्या बता सकते हैं क्या इसका आंसर? ऑब्वियसली इसको रिवर्स करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको रिवर्स करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, अभी लैप्लास लॉ पढ़ाया था लास्ट क्लास। इसको रिवर्स करेंगे तो इसका एंथैल्पी चेंज हो जाएगा 285 माइनस 242। अरे यस नो? कैसे किया? इसको रिवर्स करके इसमें ऐड किया। इसको जैसे रिवर्स करोगे H2O लिक्विड इधर आएगा और H2O2 प्रोडक्ट में जाएगा। अब जैसे ऐड करोगे देखो यहाँ रिएक्टेड में H2O2 है और प्रोडक्ट में भी H2O2 है, कैंसिल हो जाएगा। तो कभी कभी थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसे सवाल आते हैं कि 2-3 इक्वेशन दिए रहेंगे और थर्ड इक्वेशन का एंथैल्पी पूछेगा। मजेदार बात यह है कि उन दोनों इक्वेशंस पे अलजेब्रिक ऑपरेशन करने के बाद थर्ड इक्वेशन आ जाता है ना?
अभी टैप टेस्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या मैंने ऐसे? हाँ बने थे? बने? ध्यान ही नहीं है किसी को। हेस्लो पे भी था और इस तरह के भी एक दो सवाल तो थे ही, होंगे ही। ज्यादा मतलब बहुत बड़ा एनर्जी था। हाँ क्या बना? बट थोड़े कैलकुलेशन मिस्टेक बनी। ठीक है, फिलहाल तो ये समझो कि अगर फेज रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अलग है, फेज अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अलग है, बोलो क्या दिक्कत है बताओ, बोलो ना। नहीं सर, मुझे तो लगा कि आपने बोलते हैं कि 92 बोला था। नहीं 242 एंड 285, 285.5 भी था लेकिन मैंने उसको चेंज किया, फिर डेसिमल में नहीं रखा है बस। और ऐसे भी बताओ तो लिक्विड से वेपर ले जाना एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? पॉजिटिव आना भी चाहिए, लॉजिकल है, और पॉजिटिव आ भी रहा है, लॉजिकल है या नहीं है? वी नीड एनर्जी टू वेपराइज, अरे ऐसा नो, लिक्विड से अगर गैस जाना है तो वी नीड एनर्जी। तो सेकंड क्या था? फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, डेटा के साथ लिखो। नाउ नेक्स्ट थर्ड फैक्टर लिखो, डिपेंड्स ऑन एलोट्रोपिक फॉर्म्स of reactant, depends on allotropic forms of the reactant। जैसे देखो सी सॉलिड अगर ग्रेफाइट है और इसको बर्न कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, है ना, एंड सी सॉलिड डायमंड है, इसको भी बर्न कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, तो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म को कंबशन में ले जा रहे हैं, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा या अलग होगा? अलग होगा। तो ग्रेफाइट से डायमंड का वैल्यू लिख लो -393.5, -393.5, ग्रेफाइट से डायमंड, ग्रेफाइट से CO2, एंड डायमंड से CO2 जब जा रहे हैं 399.5 किलो जूल, ये दिया हुआ डेटा। ठीक है, अच्छा ये लॉजिकल भी लग रहा है ना, अलग होना चाहिए एनर्जी। ग्रेफाइट को बर्न करें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, डायमंड को बर्न करें सेम अमाउंट, क्या हो सकता है क्या ऐसा? अलग अलग सब्सटेंस को बर्न करेंगे, ये दोनों आपस में क्या है? एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप समझते हो क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन, एलोट्रॉप्स सेम एलिमेंट से बना होता है बट अंदर की संरचना अलग होती है। अरे समझ क्या? दोनों सल्फर के टाइप्स को बर्न करने में भी अलग-अलग एनर्जी। हाँ, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक सल्फर, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, वो सब में भी अलग अलग होता है ना? संरचना नहीं समझते क्या? हाँ, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था समझते हो? स्टेट्स ऑफ, हाँ, इसको क्या हो गया? बालासन कर रहे हैं। तुम लोग मतलब बेंचेस पे बालासन अच्छा करते हो? बालासन कब किया जाता है पता है? जब प्रॉपर आसन करो तब, रिलैक्सिंग आसन होता है। देखो ये बालासन में सब, हाँ, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर में डिफरेंस क्या है? मतलब रोम्बिक का मालूम है, उसकी संरचना अलग है। हाँ सर, बट मोनोक्लिनिक कैसे रहता है सर? पढ़ेंगे। क्राउन शेप है ना, C6 है, सॉरी S6 है, S8 है, अलग अलग तरह के हैं। इसमें भी डायमंड ग्रेफाइट में भी डिफरेंस देखो ना स्ट्रक्चर का। डायमंड में हर कार्बन एटम sp3 होता है, हाइब्रिडेशन में भी अंतर है, जबकि ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम sp2 होता है ना? ठीक है, अच्छा अगर ये डेटा दिया है और मैं तुमसे पूछूं कि डायमंड से ग्रेफाइट का बताओ, हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट, डायमंड टू ग्रेफाइट हीट ऑफ ट्रांजिशन, -6
माइनस 6 किलो तो ग्रेफाइट टू डायमंड बताओ चलो। हाँ पक्का? देखो यहाँ तो डायमंड एज इट इज है, इसको रिवर्स करके उसमें ऐड करना पड़ेगा। अरे यस नो, प्लस है माइनस है? सर अब प्लस आया सर H2 minus H1 करेंगे ना। मैंने डेटा गलत लिख दिया है क्या? ग्रेफाइट से डायमंड क्या आ रहा है? एक्सोथर्मिक आ रहा है, एंडोथर्मिक आ रहा है? लेकिन डायमंड से ग्रेफाइट बनेगा। इंडो आ रहा है, ग्रेफाइट है, इंडो आ रहा है, हाँ इंडो आ रहा है, इंडो ठीक है कोई नहीं, वही कर लेते हैं। एक चीज समझाना है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। कितना बोलते हैं अब? माइनस 6 इसको एज इट इज रहने थे, इसको रिवर्स करे ना। हाँ अरे इसको एज इट इज, यहाँ देखो डायमंड है, यहाँ भी डायमंड है, इसको रिवर्स करके इसमें ऐड कर देंगे। O2 कैंसिल हो जाएगा, CO2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा? -6 किलो जूल। क्या? अब देखो थर्मोडायनेमिक्स का रिसर्च क्या बोलता है कि डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है डायमंड से। स्टेबिलिटी अगर बात करें तो सी ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है सी डायमंड से। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बट स्टिल ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ये एक नया चीज सीखो। ऐसा थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि वर्ल्ड का सारा डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस भी है प्रोसेस। कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट इज स्पॉन्टेनियस, है ना? बट 12th में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ कन्वर्जन। तो बोलता है इस कन्वर्जन में बिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं। किस स्पीड से चल रहा है? तो वेरी वेरी स्लो। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इज डायमंड इज फॉरएवर, बट नथिंग इज फॉरएवर। समझ गया? क्लियर है? डायमंड फिर से ग्रेफाइट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। डायमंड ऑटोमेटिकली कभी ना कभी ग्रेफाइट में चला जाएगा। ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है ना। चेक करना घर पे जो डायमंड रखे हैं, डायमंड ही है कि ग्रेफाइट बन गया, चेक करो जाके। हाँ क्या? सर ग्रेफाइट डायमंड में बदल सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जाएगी। करो, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। बोला जाता है कि 1857 में यूएसए वाज द कंट्री जिसने आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने की कोशिश करी लैब में। सक्सेस भी हो गया, बट जो एक्सपेरिमेंट कॉस्टिंग थी वो मार्केट वाले डायमंड से ज्यादा गई। क्या फायदा? समझ गए ना? मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि ग्रेफाइट डायमंड अदर मेटल छोड़ दो, मैं जितना हिस्ट्री समझता हूँ डायमंड को कोई बीट नहीं कर पाया आज तक। डायमंड बोल रहा हूँ, ग्रेफाइट बोल रहा हूँ, डायमंड गोल्ड को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया, है ना? सदियों से चले आ रहे हैं, उसका कलर ही है। ठीक है? मतलब गोल्डी गोल्डी कलर है, नाम में इसीलिए अभी भी बहुत सारे कंट्री गोल्ड में ट्रेड करते हैं आपस में। उसको बोलो अदर मेटल में ट्रेड करो, नहीं करते हैं, है ना? सिल्वर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, हाँ सर। वो भी इंटरनेशनल कुछ पॉलिटिक्स वगैरह है, लेकिन ठीक है, उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। पता नहीं कब नीचे जाएगा फिर। आगे बढ़े, है ना? ओके, नाउ लिखो नेक्स्ट। हीट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। Heat of the reaction also depends on the condition of the reaction। जैसे मैं बताऊं, मीथेन प्लस O2 CO2 वाटर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराओगे तो जो हीट होगा वो डेल E हो जाएगा।
नहीं, सेम रिएक्शन को अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कराओगे, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, चाहो तो कर सकते हो तुम, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है तो डेल एच कहलाते हैं, आपको याद होगा। बॉम्ब कैलोरीमेट्री में जो भी प्रोसेस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ओपन सिस्टम में जो भी प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। सेम मीथेन को बॉम्ब कैलोरीमेट्री में कंबशन करोगे तो अलग हीट मिलेगा, और उसी मीथेन को अगर ओपन सिस्टम में बर्न करोगे तो हीट ऑफ द रिएक्शन अलग होगा, और उन दोनों में रिलेशन इस फॉर्मूला से आता है, आपको पता है। अरे यस नो, हमने किया है इस पे। तो हीट ऑफ द रिएक्शन कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। पहला क्या पढ़ा हमने, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, दूसरा फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तीसरा ट्रांजिशन स्टेट, डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट बोल रहा हूँ, डिफरेंट एलोट्रोपिक विल हैव डिफरेंट हीट ऑफ द रिएक्शन। चौथा हमने पढ़ लिया कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। चौथा क्या पढ़ लिया, कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, लिख के रख लो। नाउ द लास्ट वन इज टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। लास्ट वन इज द टेम्परेचर, इसको हम लोग किरचॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं, और इस पे बातें अभी करने वाले हैं, थोड़ा क्या मतलब है ना। किरचॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं इसको, अभी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखो टेम्परेचर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप ऐसे समझिए कि कोई मीथेन को बर्न कर रहा है, ठीक है, ओपन सिस्टम में ही है लेकिन अलग अलग सिर्फ टेम्परेचर रख रहा है, ठीक है, प्रेशर नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है, टेम्परेचर। जैसे इसको फील करो, मान लो हम लोग यहाँ पे अभी मीथेन को बर्न कर रहे हैं तो 25 डिग्री सी पे बर्न हो रहा है एक तरह से। कोई जो है इसी मीथेन को मान लो पोलर रीजन में ले जाके बर्न कर रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल जहां बर्फ है चारों तरफ, वहां के टेम्परेचर -40 डिग्री सी है। अरे समझ रहा है, तो हम बोलेंगे कंबशन एट T1 एंड सेम मीथेन को, लेकिन वहां का भी प्रेशर हमने चेंज नहीं किया, प्रेशर दोनों जगह पे 180 है। गुड टू गो। अब मैं सेम मीथेन को बर्न कर रहा हूं कौन से टेम्परेचर पे, बोलो, T2 पे, कंबशन एट T2। ये मान लो अपने क्लासरूम में आसपास में, यहाँ पे पुणे में, ये हो रहा है पोलर रीजन में, ठीक है, क्लियर है। या बहुत हाई टेम्परेचर भी कर सकते थे, एक लो टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर, ऐसा भी कर सकते थे। तो यहाँ जो हीट रिलीज होगा डेल H1, यहाँ जो रिलीज होगा, पता है सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दोनों जगह पे रखा है, बाकी सब सेम है, कंडीशन सेम, सिर्फ कंडीशन में टेम्परेचर बदल दिया, बाकी सब सेम है, अमाउंट एलोट्रॉप, जो मीथेन यहाँ है वही मीथेन यहाँ है, 16 ग्राम यहाँ है तो यहाँ भी 16 ग्राम है। मेरी बात आ रही समझ में। तो किरचॉफ वाज द साइंटिस्ट जिसने बोला कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन को करा रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है कितना हीट रिलीज होगा या रिक्वायर्ड होगा, क्लियर है। और उसने ये बोला कि सेम रिएक्शन को अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कराते हैं तो डेल H2 माइनस डेल H1 बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ, है ना, डेल CPM। अब डेल CPM क्या होता है वो थोड़े समय में समझाता हूं, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी रख देंगे, इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। P फॉर प्रेशर, M फॉर मोलर। अगर यही दोनों रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता, बॉम्ब कैलोरीमेट्री एक इस रूम में रखते और एक पोलर रीजन में ले जाके बॉम्ब कैलोरीमेट्री रखते, तो वहां पे डेल E2 माइनस डेल E1 T2 माइनस T1 समेशन ऑफ डेल CVM हो जाता, डेल मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, ये कहलाता है कौन सा, किरचॉफ्स इक्वेशन, किरचॉफ्स इक्वेशन, ठीक है, लिख के रखो। मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है, डेल CPM का क्या मतलब है, समझाता हूं।
इस इक्वेशन के डिटेलिंग में बात थोड़ा और बाद में करने वाले हैं, अभी लिख के रखो। देखो ये जो डेल सीपीएम है ना, डेल सीपीएम का क्या मतलब है समझिए। डेल सीपीएम, समेशन ऑफ डेल सीपीएम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब है summation of stoichiometric coefficient of CPM of product minus summation of stoichiometric coefficient CPM of reactant। ये डेल का मतलब ये है ना, और यहाँ पे सी भी बोल देना बस, पी के जगह पे क्या लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें बोलता है कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives ammonia, है ना, at 127 degree C if delta H for above reaction at 27 degree C is minus 46 किलोजूल। क्वेश्चन क्या है समझ गए। बोल रहा है अमोनिया बन रहा है, अगर ये अमोनिया बना है, इसको 92 ले लो ज्यादा से जाएगा। हाँ अब देख, बोल रहा है अमोनिया बन रहा है 27 डिग्री सी पे, तब कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। किसी और लैब में अगर अमोनिया बनता कौन से टेम्परेचर पे, तब कितनी एनर्जी रिलीज होती। क्वेश्चन समझा क्या है, बोलो। मतलब तुमसे 27 डिग्री सी पे अमोनिया, जब 2 मोल अमोनिया बना फ्रॉम 1 मोल N2 एंड 3 मोल H2, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई दी हुई है। अगर सेम रिएक्शन अमोनिया बनाने का काम 127 डिग्री सी पे कर रहे होते तो कितनी एनर्जी रिलीज होती वो बतानी है। क्वेश्चन समझे जी सब लोग, बोलो। क्वेश्चन समझे एवरीवन। दो तरह से इसको सॉल्व करूंगा, एक तो फॉर्मूला से और एक समझा दूंगा हेस लॉ से। अभी क्वेश्चन दो तरह से सॉल्व करके बताता हूं, एक फॉर्मूला से और एक हेस लॉ से। क्वेश्चन लिखो ना जल्दी से, फिर सॉल्व करूंगा ना। डेल्टा एच फॉर, calculate delta H for this reaction at this temperature if del H of above reaction at 27 degree C is minus 92 kilojoule। ठीक है, आगे बढ़े। देखो कैसे सॉल्व होगा, दो तरीके से बताता हूं। पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। हमें बताओ N2 plus 3H2 gives twice of ammonia, ये T2 मान लेते हैं, कितना है 127, समझ गए। T2 टेम्परेचर कितना मान लेते हैं 110, और इस केस में डेल्टा एच जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, इसी केस में निकालना है। और सेम रिएक्शन जब कितने पे चल रहा है 27 डिग्री सी पे, जिसको T1 बोल रहा हूं, तो डेल्टा एच 1 गिवन है ना, बोलो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, जिस पे चाहिए उसको डेल एच 2 बोल रहा हूं माइनस
del H2 माइनस del H1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। और इधर देखो पूरा फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट CPM ऑफ प्रोडक्ट, डेल साइन नहीं लगाया, ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट CPM ऑफ रिएक्टेंट। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अरे ये सुनो, ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, बोलो समझ में आया? अच्छा इसका वैल्यू नहीं पता लेकिन ये तो गिवन है, del H2 माइनस 92। बोलो कैसे फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान रखना। T2 127 को केल्विन में रखना, हमेशा केल्विन में, तो 400 डिग्री केल्विन आएगा, और 27 डिग्री से 300 केल्विन आएगा, 400 माइनस 300, ठीक है 100 सही है, लेकिन आप केल्विन में रखने का आदत तो डालो। अब देख यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकती है तुमसे, क्या गड़बड़ हो सकती है, रिएक्शन को देखो, प्रोडक्ट में क्या है, अमोनिया, और उसकी कोफिशिएंट क्या है 2, हमें CPM ऑफ अमोनिया रखना है, नहीं समझे? प्रोडक्ट में क्या है, अमोनिया, और उसके कोफिशिएंट क्या है 2। रिएक्टेंट में क्या क्या है बताइए, तो 1 इंटू CPM ऑफ N2 प्लस 3 इंटू CPM ऑफ H2। अब समझे फॉर्मूला कैसे लगा दिया? अब देखो यहाँ पे ये सब वैल्यू कहाँ मिलेगा, आपको याद है एक टेबल में दिया हुआ है, मोनोएटॉमिक डायटोमिक, ये सब वैल्यूज दिया हुआ है एक टेबल में। मोनोएटॉमिक का CpCv इक्वल टू R, बोलो अरे यस नो, कहीं दिया हुआ है मोनोएटॉमिक डायटोमिक का, और फिजिक्स में भी आगे पढ़ोगे तुम लोग, है ना? पेज नंबर 85। हाँ पेज नंबर 85 में यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। डायटोमिक का यहाँ पे दिया हुआ है 7 नहीं वो तो 7/5 नहीं, वो जो ऊपर वैल्यूज है सिर्फ वो देखो, Cp/Cv 7/2R, 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 देखिए मिला क्या? एंड पॉलीएटॉमिक का कितना दिया हुआ है, देखो पॉलीएटॉमिक में भी लीनियर नॉन लीनियर का अलग अलग होता है, फिजिक्स में सही से लिखाया जाता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होंगे, इसका वैल्यू गिवन होगा आर के टर्म्स में, इन सब का वैल्यू भी किसके टर्म्स में गिवन होगा, आर के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, तो इसका 4R ले लेना है, कितना 4R, कितना रख दूं बताओ, सॉल्व करेंगे अब, इसका कितना ले लें 4R, इसका 5R/2 और इसका भी 5R/2, वो वैल्यूज है। 1 मोल अमोनिया को जब 1 डिग्री C टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितना एनर्जी चाहिए 4R। कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल अमोनिया का टेम्परेचर 1 डिग्री C से बढ़ाना है, CpCv का डेफिनेशन याद है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री C एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले पढ़ाया है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसी तरह से CPM ऑफ अमोनिया भी एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो टेबल के फॉर्म में लोग लिख के रखते हैं और याद भी रखते हैं उसको, समझ गए? देखो अगर इसको यहाँ पे यूज करें तो del H2 माइनस प्लस 92 हो गया ना जी, और नीचे कितना आ गया 100 इज इक्वल टू, देखो इधर इधर सही से देखना पहले, 2 इंटू 4R, ये हो गया माइनस 1 इंटू 5R/2 प्लस 3 इंटू 5R/2। डायटोमिक में हमेशा फिक्स होता है चाहे N2 हो या H2 हो, 1 मोल N2 का टेम्परेचर 1 डिग्री C से बढ़ाना है तो भी 5R/2, 1 मोल H2 का भी टेम्परेचर 1 डिग्री C से बढ़ाना है तो 5, लेकिन डायटोमिक है ना, दोनों डायटोमिक है ना, तो फिर दोनों का वैल्यू सेम आएगा, 7/2R है ना।
कितना दिया है डायटोमिक का जी? 7/2 हाँ 7/2 कर लो उसको, सॉरी वो मैंने CV ले लिया। क्या होना चाहिए? CP। अब सही है, CP लेना है, नॉट CV। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक फिर गलती क्या करोगे तुम, ये सारे सॉल्व करके लास्ट में R का वैल्यू जूल में रखेंगे और इधर किलो जूल में है, तो उसको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बोलो। अच्छा ये बताओ पहले सॉल्व करके कितना आ रहा है? 8R माइनस कितना? 7 प्लस 28/2 ना, 28/2 14R। कितना लिख दें? 8R माइनस 14R। डायरेक्ट लिख दूं क्या? माइनस 6R। गुड टू गो। और मुझे लगता है कि ΔH2 प्लस 92 किलो जूल, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, चलेगा? बोलो। ध्यान रखना अभी R का वैल्यू रखेंगे तो वो किलो जूल नहीं रहेगा, जूल रहेगा। अच्छा ΔH2 इक्वल टू क्या रख दें? माइनस 92 किलो जूल माइनस 6 इंटू 8.314 इंटू डिवाइड बाई, क्योंकि इधर किलो जूल है तो जूल को यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? किलो जूल। आया समझ में? बोलो। ठीक है, क्या कंफ्यूजन क्या है तुम्हें? ये पूरा कंप्लीट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये पॉलीएटॉमिक में भी दो केस होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर, वो डेटा नहीं दिया हुआ है कंप्लीट। समझ गए? कंफ्यूज मत हो। बोलो। इसको 1000 से क्यों डिवाइड किया, समझ में है? अब ये सॉल्व कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है वो पूरा टर्म। हाँ क्या? हाँ 6 into 48 50 0.6 मतलब 5.1 समथिंग, 5.1 ना? नहीं नीचे 10 भी आएगा ना एक, ये कैंसिल हुआ ना तो एक 10 तो नीचे रहेगा ना। कितना? 4.9884 6 इंटू 8.314 किया, कितना है? 4. 49.884 आ रहा है बट नीचे 10 है। तो 4. तो 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ले लो। कोई कैलकुलेशन के लिए 5 किलो जूल ले लो जी। माइनस 97 किलो जूल। देखो अमोनिया अगर तुमने 27 डिग्री सी पे बनाए होते तो 92 मिलता, और वही अमोनिया अगर 127 पे बनाए होते, सेम अमाउंट अमोनिया नहीं बदला, अमोनिया भी उतना ही है। 2 मोल अमोनिया हमने 27 डिग्री सी पे बनाया और सेम 2 मोल अमोनिया हमने 127 डिग्री सी बनाया, ज्यादा एनर्जी मिल गई इस केस में। कंसेप्ट समझे? सो विल टेम्परेचर अफेक्ट द हीट ऑफ द रिएक्शन? यस। समझ गए? एक कम से कम फैक्टर के हिसाब से याद रखो ना, न्यूमेरिकल नहीं भी बन रहा है चलेगा भी, लेकिन एज ए फैक्टर के हिसाब से याद रखो। ठीक है? ये जो लिखा है बोर्ड पे एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आप याद कर सकते हो इसको। ये बताए क्या बता रहा है? 1 मोल हीलियम आर्गन नियॉन का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमें कितना एनर्जी चाहिए? 3R/2। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो इसको R को 25/3 बोला था ना शायद, बाई 2, तो लगभग 12.5 जूल का एनर्जी देना पड़ेगा। कितना? 12.5 के आसपास देना पड़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और वही 1 मोल आर्गन नियॉन हीलियम, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना है तो 4R/2, सॉरी 5R/2, नॉट 4R/2। कितना? इसमें 1 ऐड करना है ना, बोलो। 5R/2
2, ये सॉल्व करके आ जाएगा अराउंड 20 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट कैलकुलेट किया हुआ है 20.78 जूल आ जाएगा पर केल्विन, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 12.47 जूल पर केल्विन। देखो वैल्यूज लिख दिया। आपको ना 1 मोल आर्गन का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा 12.47, और वही 1 मोल आर्गन कांस्टेंट प्रेशर पे होता तो इतना एनर्जी देना पड़ता। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, क्लियर है? देखो पॉलीएटॉमिक में भी दो केस है बच्चे, एक तो CO2 लीनियर होता है, आपको पता है sp होता है CO2, तो लीनियर के लिए थोड़ा अलग डेटा है, और ये सब वाटर वेपर बेंट होता है, या अमोनिया पिरामिडल होता है, सुना है? तो उसके लिए अलग डेटा है। पॉलीएटॉमिक में अगर नॉन लीनियर है तो 4r एंड 3r, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये 3r ठीक है, और ये 4r, सही कर लेना। Cp इधर लिखा है बच्चे, और पता है ये भी डेटा आप याद रखना, इन दोनों का जो रेशियो है वो गामा कहलाता है। Cp/Cv जो दो हीट का रेशियो है ना, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, Qp/Qv, नहीं है क्या? हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा यहाँ पे निकाल लो, यहाँ आएगा 5/3, कितना आ गया 5/3, यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी कुछ गलती हुआ है क्या ये डेटा में, ये 5r/2 और ये 7r/2, सॉरी सही कर लेना डेटा। तो यहाँ कितना आएगा 7/5, इसमें कितना आएगा, यहाँ भी 7/5 ही आएगा, लास्ट वाले में 4/3। गामा जो है बताओ, 5/3 कितना, 5/3 1.66, ये 1.4 ये भी 1.4, मतलब देखो तो डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर का सेम डेटा है ना, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर का सेम डेटा है, और लास्ट में एक हो गया नॉन लीनियर का 1 पॉइंट। एक चीज देख रहे हो, एटॉमिसिटी बढ़ रहा है तो गामा कम हो रहा है, एटॉमिसिटी बढ़ रहा है तो, है ना? अच्छा, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट लिखा है, थोड़ा बहुत समझ में आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या मतलब है यहाँ पे? मैं समझाता हूँ। कोई मोनोएटॉमिक है, मतलब सिर्फ एक हार्ड इलास्टिक बॉल जैसा है, तो उसकी फ्रीडम क्या होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बस। इसीलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। मेरी बात समझना, बोलो, क्लियर है? जो डायटोमिक उसका 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है? एक तो देखो पूरा मॉलिक्यूल एज ए टुगेदर, एज ए सिंगल एंटिटी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स वाई जेड, 3D में कहीं भी जा सकता है। अरे बोलो, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो ही गया। जो भी मोनो एटॉमिक होगा वो आपस में रोटेशन भी कर सकता है, एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला, बोलो, और एक वाइब्रेशन, समझ में आया? एक आपस में वाइब्रेशन, इसलिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए लिखा है बच्चे, डायटोमिक के लिए, बोलो, पक्का? वाइब्रेशंस ना, एक नोट में ये बात रख सकते हो, जो वाइब्रेशन है किसी भी मॉलिक्यूल का वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इग्नोर करते हैं, मतलब ये दोनों आपस में ये वाइब्रेट कर रहा होगा, कंसिडर बॉन्ड एज ए स्प्रिंग, बात समझना, बॉन्ड एज ए, ये जो वाइब्रेशन है ये हम इग्नोर कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, ऐसे बोलते हैं, क्लियर है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह पहले सिलेबस में था केमिस्ट्री में भी, अभी उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन हाँ हर गैस का CpCv ये टेबल याद रख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर डेल Cp निकालना पड़ गया और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से मेमोरी से काम आएगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्लियर है? अब देखो, जो अभी मैंने पढ़ाया उसको बोला सेकंड मेथड से थोड़ा डिस्कस कर देता हूं।
सेकंड मेथड क्या है, उससे शायद क्लैरिटी आ जाएगा वो फॉर्मूला क्यों लग रहा है। टाइम कम है, देखो जल्दी देखो। ऐसा है, मान लो इसको T1 पे बोल रहे हैं, T1 मतलब कितना 27 डिग्री से चलेगा। इसमें डेल H1 गिवन है ना -92 गिवन है। हम क्या करेंगे बच्चे कि N2 कितने पे है 27 पे, N2 को लेके जाएंगे हम कहाँ पे 127 पे। 1 मोल N2 को 27 से 127 पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो Q1 लगा, एनर्जी चाहिए ना टू हीट द गैस। 1 मोल N2 को 27 डिग्री सी से कहाँ लेके जा रहे हैं 127। एनर्जी देना पड़ेगा ना बच्चे, कितना देना पड़ेगा बताओ। 100 डिग्री से नहीं एनर्जी 100 डिग्री से तो बढ़ाना है। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सी से बढ़ाना होता तो सीपी देना पड़ता। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सी से बढ़ाना हो तो सीपी देना पड़ता, लेकिन 100 सीपी देना पड़ेगा। अब समझा पक्का। अच्छा इसके बारे में बताओ, इसको भी 3 मोल H2 को 27 से 127 लेके जाना है। Q2 कितना 3 CP इंटू गुड टू गो। अब देखो दोनों गैस कहाँ पहुंच गया बच्चे 120 से पहुंच गया, ये दोनों हीट दिया उतना पहुंच गया। बोलो स्टेप बाय स्टेप करो, पहले दोनों गैस को हीट कर दिए चलेगा। अब इसको जोड़ भी दो, अमोनिया बना दो 2 मोल सेम टेम्परेचर पे। ये दोनों जोड़ा सेम 127 पे ही अमोनिया बन गया, समझ गए। कितना लग जाएगा डेल H2 मान लेते हैं। अब रिएक्ट कर गया उस टेम्परेचर पे, N2 और H2 कितने पे है अभी 127, उसी टेम्परेचर पे रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया भी बना दिया। कितना एनर्जी लग गया डेल H2, समझ गए। हेस्लो कैसे काम करेगा देखो, अभी एक सर्कल बन रहा है, डायरेक्ट पाथ और एक इनडायरेक्ट पाथ। अब हम क्या करेंगे, दोनों मोल अमोनिया को वापस कूल डाउन करेंगे। कितने पे ले जाएंगे 127 से कहाँ लेके जाना है, कूल डाउन कर रहे हैं। सॉरी 1 नहीं 2 मोल 2 CP ऑफ अमोनिया ना बच्चे -100 कूल डाउन कर रहे हैं ना। यहाँ पे CP किसका रखना है H2 का, यहाँ CP किसका रखना है। अब बताओ एक सर्कल बना, क्या सर्कल बना। डायरेक्ट पाथ कौन सा है जल्दी बोलो। ये डायरेक्ट पाथ है ना, और ये डायरेक्ट पाथ की एनर्जी है, ये इनडायरेक्ट पाथ की एनर्जी है। क्या लिख दें, डायरेक्ट पाथ की एनर्जी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बाद में साइन के साथ पुट करेंगे Q1 Q2 डेल H2, नहीं वैल्यू पुट करते हैं बाद में थोड़ा, अभी देखते हैं कौन कौन प्लस है। तो Q1 तो प्लस ही होगा, हीट दे रहे हैं तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। Q2 भी प्लस होगा, चलो वैल्यू रख दो इसको 1 इंटू CP ऑफ N2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू CP ऑफ H2 इंटू 100। डेल H2 तो नहीं पता हमें, उसको रहने देते हैं अभी, डेल H2 ऐसे रहने देते हैं, रिलीज हुआ रिक्वायर्ड हो बाद में देख लेंगे। और इसके जगह पे रख देंगे, नहीं CP तो रहने दो, 2 इंटू CP ऑफ अमोनिया इंटू -100 बोलो, क्योंकि कूल डाउन किया ना। इस पूरे प्रोसेस में क्या है जो लग रहा है आपको नहीं गिवन है, अब सीख जाओ। ये गिवन है, ये सब उस टेबल से देख के लिख दोगे, ये नहीं गिवन है, सॉल्व कर लेंगे एग्जैक्ट वही आएगा। एक तो होता है फॉर्मूला से सॉल्व करना, एक होता है हेस्लो से सॉल्व करना, यू डिसाइड कैसे सॉल्व करना है बोलो।